हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो ज्ञान। तो मैंने ना वीआईटी एपी का रिव्यू वीडियो किया था, उस पर आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भैया गीतम का भी रिव्यू वीडियो बिल्कुल ऐसा ही। तो आज के इस वीडियो में थंबनेल देख करके भी आपको अंदाजा हो गया कि क्या बात कर लो। जी हाँ, आज के इस वीडियो में गीतम यूनिवर्सिटी का A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बीटेक कोर्स के पर्सपेक्टिव से। तो पूरा वीडियो देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और बिल्कुल ईमानदारी वाली इन्फॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहले जो है ना, बात स्टार्ट करते गीतम के ओवरव्यू से। तो अगर बात करें कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 1980 से ये चल रहा है। ओनरशिप की बात करूँ तो प्राइवेट ओनरशिप है इसकी। कैंपस साइज़ की अगर मैं बात करूँ ना, तो 100 एकर्स का इसका कैंपस साइज़ है। लोकेशन की बात करूँ तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका कैंपस आता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, इंस्टीट्यूट टाइप का तो ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। कैंपसेस की बात करूँ तो इसके टोटल 4 कैंपस है एज ऑफ नाउ, जिसमें से 3 कैंपस जो है ना वो टेक कैंपस है। विशाखापट्टनम का हो गया, हैदराबाद का हो गया और बेंगलुरु का हो गया। इन तीनों जगहों पे आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बट आज मैं यहाँ पे जो है ना विशाखापट्टनम के कैंपस के बारे में बात करने वाला हूँ। बाकी जो हैदराबाद का और बेंगलुरु का कैंपस है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ। अगर आप उन कैंपसेस के बारे में भी जानना चाहते हो ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। अगर एफिलिएशन की बात करूँ तो यूजीसी और AICTE से इसको अप्रूवल मिला हुआ। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो geetam.edu जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं रैंकिंग को, कि जो है जुलाई 5 को ना NRF रैंकिंग 2024 आने वाली थी, जो कि आई नहीं है अब तक। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 6 तारीख हो चुका है। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान रखना कि ये 2023 का NRF रैंकिंग मैं बता रहा हूँ, 24 का अभी तक आया नहीं है। जैसे आएगा वो भी मैं अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो NRF की ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं तो 151 से लेकर के 200 के बीच का है। NRF की इंजीनियरिंग रैंकिंग की बात करूं तो 101 से लेकर के 150 तक। यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो वो आपको 101 से लेकर के 150 के बीच में देखने को मिलेगा। इंडिया टुडे 2023 की अगर इंजीनियरिंग की रैंकिंग की बात करूं तो उसमें इसको नहीं रखा गया था। वही टाइम्स 2024 की बात करूं इंजीनियरिंग की रैंकिंग, तो उससे भी इसको बाहर ही रखा गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्या कुछ जा रहा है। तो अगर बात करें टोटल बीटेक ब्रांचेस का, तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे 13 स्पेशलाइजेशन बीटेक के अंदर में आपको देखने को मिलता है। टोटल बीटेक इंटेक की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है 4500 से लेकर के 5000 तक देखने को मिलेगा। जी, इसका मतलब ये हुआ कि इंटेक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। अगर बात करें यहाँ पे बीटेक के ब्रांचेस की, तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जैसे स्पेशलाइजेशन यहाँ पर रन करे जाते हैं। इसके अलावा इन्हीं में सब स्पेशलाइजेशन भी रन किया जाता है, तो सब मिलाकर के टोटल जो है 13 हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गीतम यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ है। उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्लास 12 साइंस से होना आपका मस्ट है। जी, और आपके क्लास 12 में मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए। हाँ, मैथ की जगह अगर आप बायोटेक्नोलॉजी जैसे स्पेशलाइजेशन चूज कर लें तो आपका बायोलॉजी है तो भी आप एलिजिबल हैं। बात करें कंपलसरी सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ है तो भी आप एलिजिबल है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो भी आप एलिजिबल ही हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात को तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप एडमिशन कैसे लेते हैं, उस बेसिस पे यहाँ का क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स है ना क्वालिफाइंग, वो वेरी करता रहता है। तो अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है यहाँ पे। तो एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो यहाँ पे जेईई मेन का स्कोर एक्सेप्ट करा जाता है। उसके अलावा तेलंगाना का जो अपना कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है उसका स्कोर एक्सेप्ट करा जाता है, और आंध्र प्रदेश का कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसके स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे गीतम एप्टीट्यूड टेस्ट जो गैट का एग्जाम होता है, गीतम का इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम है, वो उसके थ्रू भी आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। काउंसलिंग की बात करूँ तो गीतम यूनिवर्सिटी अपना इन हाउस काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंडक्ट करती है। वहीं पे क्लास 12 में यहाँ पे मैं मार्क्स की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने ही होने चाहिए। बट वहीं पे अगर आप CBSE बोर्ड से आते हैं या ICSE बोर्ड से आते हैं तो आपके क्लास 12 में अगर मिनिमम 55% मार्क्स है या इक्विवेलेंट CGPA है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे एडमिशन के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ जाता है। तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर बात करें कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम का, तो उसमें आपको 15,70,000 रुपये का टोटल फी आने वाला है 4 साल में। एकेडमिक फी की मैं बात करूँ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख रुपए का आपका फी लगने वाला है। वहीं पे अगर बात करें CSE का, तो उसमें भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख का फी लगने वाला है। CSE AI&ML में भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख का फी लगने वाला है। और CSE की बात करूँ साइबर सिक्योरिटी में, तो उसमें भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख का फी लगने वाला है। और CSE डेटा साइंस की बात करो तो यहाँ पर भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख रुपए का फी लगने वाला है। इसके अलावा जितने भी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे रन करे जाते हैं सब में आपको जो है ना 11,70,000 रुपए का 4 साल में फी बैठने वाला है, यानी कि तकरीबन 12 लाख रुपए का फी आपको लगने वाला है।
बाय द वे यहाँ का हॉस्टल का फी भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स क्या कुछ जाता है। तो जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि एक तो स्टूडेंट्स क्या कुछ क्लेम करते हैं कि यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट जाता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और दूसरा कि ऑफिशियली यूनिवर्सिटी क्या कुछ क्लेम करती है प्लेसमेंट्स के बारे में। बट एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि 2024 के लिए जो इन्होंने डेटा सबमिट करा वो मेरे पास डेटा आ चुका है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इन्होंने क्या कुछ ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना डेटा सबमिट करा वो आपको जानना है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगला वीडियो में उसी डेटा के साथ जो है वीडियो डालूंगा, तो आप लोगों को बहुत क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या आपको कुछ दिख रहा है, क्या डेटा सबमिट करा जा रहा है। इस सब में आपको अंतर बहुत आसानी से देख पाएंगे उस डेटा में। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा की ही बात करें तो एवरेज पैकेज की बात करूँ तो ये अवेलेबल ही नहीं है। मीडियन पैकेज की बात करूँ तो अवेलेबल ही नहीं है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 46.50 लाख पर एनम का ये बता रहे हैं। प्लेसमेंट रेट इनके वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। टोटल रिक्रूटर्स ये 530 प्लस बताते हैं। टोटल ऑफर्स की बात करूँ तो ये 3500 प्लस बताते हैं, और मल्टीपल ऑफर्स की बात करूँ तो ये 960 बताते हैं। बट यहाँ पे एक कैच है कि ये जो प्लेसमेंट डेटा है ना, इनके वेबसाइट पे मेंशन तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि ये किस साल अचीव करा गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि किस साल ये अचीव करा गया है। मतलब कि आप सिंपली यही देख लें कि ये जो है ना, अगर बात करें हाईएस्ट का 46.50 लाख, ये 2024-23 में अचीव करा गया, 21 में अचीव करा गया, 20 में, 18 में, 17 में, 16 में, 15 में, कब अचीव करा गया ये डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं। इनके प्लेसमेंट्स डेटा में कंप्लीटली झोल है। आपको प्लेसमेंट्स के नाम पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा इनके वेबसाइट पे। जी हाँ, इस पे कैसे ट्रस्ट किया जाए कि 2024 में एवरेज पैकेज क्या था, मीडियन पैकेज क्या कुछ जा रहा था, हाईएस्ट पैकेज क्या था, प्लेसमेंट्स का रेट क्या कुछ है, टोटल रिक्रूटर्स कितने थे, अगर 2024 की क्यों नहीं बताती है। मुझे तो लगता है कि ये पूरा अब तक इन्होंने जितना करा है ना, उसका डेटा इन्होंने हाईलाइट्स में जो दिखाया जा सकता था, अच्छा लग रहा था, वो इन्होंने दिखा दिया है। तो अगर इसके प्लेसमेंट्स के बारे में, अगर आपको इसके ऑफिशियल डेटा जो इन्होंने एनआरएफ के डेटा के लिए सबमिट करा है वो अगर आपको देखना है ना, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी पता चल जाएगा, जो आप लोगों से छुपाया जाता है बट वहाँ गवर्नमेंट को सबमिट करा जा रहा होता है। अब यहाँ पे एक और मैं बात करूँ कि स्टूडेंट क्या कुछ क्लेम करते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए। तो एवरेज पैकेज जो है ना, अराउंड 4 से 4.5 लाख रुपए तक का यहाँ पे जाता है। और सीएससी की बात करूँ तो यहाँ पे अराउंड जो है एवरेज 6 लाख का आपको जाते हुए दिखेगा। जी, सीएससी में आपको थोड़ा हाई दिखेगा, ओवरऑल ये थोड़ा लो ही दिखता है। प्लेसमेंट्स रेट की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स कहते हैं कि 60 to 70% प्लेसमेंट्स यहाँ पे जाता है। बट अगेन, अगर वो वाला आपने वीडियो देख लिया ना, तो आपको समझ में एक्चुअल में आएगा कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स कितने % जा रहे हैं। इंटर्नशिप रेट की बात करूँ तो बिलो एवरेज इंटर्नशिप रेट आपको गीतम विशाखापट्टनम कैंपस में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी कौन कौन सी दी जाती है, उसके बाद बात करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन क्या कुछ है, प्रोज एंड कॉन्स क्या कुछ रहने वाले हैं इसके। तो बात करें फैसिलिटी का, तो लाइब्रेरी है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, टेक लैब है, कैफेटेरिया है, मेडिकल फैसिलिटी देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, और वाईफाई की फैसिलिटी भी कैंपस में आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन क्या कुछ है। तो सबसे पहले बात करेंगे जेंडर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, उसके बाद बात करेंगे अलग अलग रीजन से आने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं और उसका परसेंटेज क्या कुछ है। तो जेंडर पार्टिसिपेशन की ही बात करूँ, ये मैं जो है इंजीनियरिंग की ही बात कर रहा हूँ। तो फीमेल स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 41% यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा, और मेल की बात करूँ तो 59% स्टूडेंट्स यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से देखें तो रेशियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत जबरदस्त रेशियो है ये। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ना डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या कुछ रहने वाला है, यानी कि अलग अलग रीजन से आए स्टूडेंट्स के इतने परसेंटेज में यहाँ पे हैं। तो अगर बात करें फॉरेन नेशनल्स का तो ये 0% है। 0% एग्जैक्टली तो नहीं है, एग्जैक्टली मैंने इनका कैलकुलेट कहा था, तो ये 0.495% बनता है। ठीक, चूंकि ये जो मैंने जिस सीट में ये बनाया है उसमें सिंगल 1% तक कैप्चर होता है, इसलिए ये 0 दिखा रहा है। होम स्टेट की बात को तो 28% स्टूडेंट्स यहाँ पे होम स्टेट्स को देखने को मिलेगा, और अदर स्टेट का जो है ये यहाँ पे आपको ना 72% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा जो आउट ऑफ आंध्र प्रदेश के हैं। तो इस हिसाब से देखें तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं गीतम विशाखापट्टनम के कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आपको ये कॉलेज छोड़ करके किसी दूसरे कॉलेज को चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले ना इसके पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको काफ़ी डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी कैंपस में। क्राउड की बात करूँ तो अच्छा क्राउड आपको देखने को मिलेगा, जैसा आपको जेंडर डाइवर्सिफिकेशन में भी दिखा और डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डेटा जो मैंने आपको दिखाया उसमें भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको एयर कंडीशन क्लासरूम्स देखने को मिलेगा, एक्चुअली ना मॉडर्न क्लासरूम है जिसमें आपको प्रोजेक्टर्स देखने को मिलेगा, स्पीकर्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको साउंड प्रूफ वॉल्स भी देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा टच है यूनिवर्सिटी की तरफ से। कॉलेज का इन्वायरमेंट आपको वास्तव में अच्छा ही दिखने वाला है।
और एक और बात की कॉलेज में काफ़ी आपको ना क्लब एंड कमिटीज़ देखने को मिलेगा, तो आप बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा कि आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये तो था अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं वो पॉइंट्स जिसके बेसिस पर आपको ये कॉलेज बिल्कुल भी चूज नहीं करना चाहिए। एक वो वेरी हाई फी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप हॉस्टल का फी और एकेडमिक फी को मर्ज कर दे तो ये मिडिल क्लास के रीच से बाहर हो जाता है। ये इंटेक की बात करूँ तो काफ़ी ह्यूज इंटेक है यहाँ पे। तकरीबन 13 स्पेशलाइजेशन चलाए जाते हैं, उसमें आपको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5000 स्टूडेंट्स होते हैं। और अगर आप ओवरऑल यहाँ पे मिला देना सिर्फ 4 ईयर्स के यूजी प्रोग्राम्स का, तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटेक हो जाता है, एकदम ह्यूज क्राउड रहने वाला है कैंपस के अंदर। बात करें प्लेसमेंट्स का तो बिलो एवरेज प्लेसमेंट्स है। जितना ये पैसा लेते हैं ना उस हिसाब का प्लेसमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी की बात करो तो प्लेसमेंट्स डेटा में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलता। ये एक बिगेस्ट रेड फ्लैग है कि इस कॉलेज को आपको नहीं चूज करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज में क्या कुछ प्लेसमेंट्स जा रहा है, ये आपके जानने का अधिकार है आपको, तभी जाकर के आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपका करियर कैसे जाने वाला है 4 साल बाद। बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का तो ये बिलो एवरेज आपको देखने को मिलेगा। इसका सिंपल कारण है प्लेसमेंट्स का नहीं होना और फी का बहुत ही ज़्यादा हाई होना। आपके प्लेसमेंट्स ना होना और फी का हाई होना जो है ना आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लो कर देता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं बताऊँ कि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा फी लिया जाता है। किस बात के? तो बैकलॉग्स लगे उसके, और अगर आपका जो अटेंडेंस कम है ना तो उस पर भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इससे भी आपका फी जो है ना ओवरऑल 4 साल में आपका बजट बढ़ ही जाता है। तो ये तो थे वो पॉइंट्स जिसके बेसिस पर आपको ये कॉलेज नहीं चूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और वीडियो देखना ऐसे डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो डेफिनेटली उस कॉलेज का नाम जो है कमेंट करो। और हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए ना तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्ञानूफ के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप सर्च करके भी जा सकते हो टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे जाओ और उस चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ तो आप इसको डाउनलोड कर पाओगे।